आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट सेलेबल ना हो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे तो मार्केट वैल्यू मेथड को इस्तेमाल करके किस तरह से ज्वाइंट कॉस्ट को ज्वाइंट प्रोडक्ट्स को एलोकेट किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट की बात की जाए तो ज्वाइंट प्रोडक्ट ऐसे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं जो सेम रॉ मटेरियल और सेम प्रोसेस से बनते हैं और ऑलमोस्ट उन प्रोडक्ट्स की वैल्यू जो है वो इक्विवेलेंट होती है, एक बराबर होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी ऑयल रिफाइनरी जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल और डीजल को मैन्युफैक्चर करती है या रिफाइन करती है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि क्रूड ऑयल एक सिंगल रॉ मटेरियल है जिससे पेट्रोल और डीजल बन रहा है और क्रूड ऑयल पर एक सेम प्रोसेस लग रहा होगा जिस प्रोसेस के थ्रू ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये प्रोड्यूस हो रही होंगी। अगर सेम प्रोसेस लग रहा है तो मतलब एक कॉमन कॉस्ट होगी जिस कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये ज्वाइंट कॉस्ट है। अब ज्वाइंट कॉस्ट क्योंकि दोनों प्रोडक्ट्स की है तो उसको हमने एलोकेट करना है मार्केट वैल्यू मेथड की बेसिस पर। अब यहाँ पर जिस पॉइंट पर क्रूड ऑयल या खाम तेल में से पेट्रोल और डीजल अलग हो रहे होंगे इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये कंपनी का स्प्लिट ऑफ पॉइंट है जहाँ पे उसको ये पता चल रहा है कि कंपनी के पास पेट्रोल और डीजल दो तरह की ज्वाइंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हुई हैं या बनी हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल की वैल्यू तकरीबन सेम है। अब फर्दर हम ये सपोज कर लेते हैं कि जो कॉमन प्रोसेस पर जो कॉमन ज्वाइंट कॉस्ट लगी है वो लगी है 1,00,000 रुपए की और यहाँ पर जो पेट्रोल की मार्केट वैल्यू है, अब हम बात कर रहे हैं मार्केट वैल्यू या सेल वैल्यू के कि जितने में वो बिक सकती है उसकी हम सेल वैल्यू लिख देते हैं कि वो है 1,50,000 रुपए और जो सेल वैल्यू डीजल की है वो है ₹200,000 या 2,00,000 रुपए। अब ये तो मार्केट वैल्यू है दोनों प्रोडक्ट्स की और हमने पिछली वीडियो में ये सीखा था कि अगर ज्वाइंट प्रोडक्ट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट हैं तो हम डायरेक्टली क्या करते थे कि मार्केट वैल्यू को इस्तेमाल करते थे और उस मार्केट वैल्यू की बेसिस पर उस मार्केट वैल्यू के प्रोपोर्शन की बेसिस पर ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ये है कि हमें ये तो पता है कि सेल वैल्यू 1,50,000 और 2,00,000 रुपए की है, लेकिन साथ ही साथ एक और मजीद पॉइंट ये है कि ये सेल नहीं हो सकती स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर। अब अगर ये बात की जाए कि ये नॉट सेलेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट है इस पॉइंट पर जहां पे मार्केट वैल्यू का हमने अंदाजा लगा लिया है लेकिन उस पॉइंट पर ये सेल नहीं हो सकती, तो ये क्यों सेल नहीं हो सकती? हो सकता है कि ये इनकम्प्लीट हो, इनको कुछ रिक्वायर हो इनके ऊपर वर्क। लेट सपोज जिस तरह अब हमें पता है कि डीजल और पेट्रोल हैं लेकिन ये सेल क्यों नहीं हो सकते? लेट सपोज कि अभी तक इनको गैलन्स में शिफ्ट नहीं किया गया, तो अगर इनको गैलन में शिफ्ट करना है तो गैलन्स की पैकेजिंग कुछ कॉस्ट आएगी और अब मतलब कि अगर यहाँ पर सेल नहीं हो सकता इस पर कुछ काम है तो उस कॉस्ट को हम कहेंगे कि ये फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट है, जिसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो गैलन्स बनाने में पेट्रोल पर जो फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट लगेगी वो लगेगी ₹20,000 की और डीजल पर जो लगेगी वो लगेगी मजीद 30,000 रुपए की कॉस्ट। तो अब मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोडक्ट्स को ये जो ज्वाइंट कॉस्ट है इन प्रोडक्ट्स को मार्केट वैल्यू की बेसिस पर नहीं एलोकेट करेगी बल्कि अब वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू को इस्तेमाल करेगी। और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली क्या होती है कि ऑर्गेनाइजेशन तमाम कॉस्ट को लगाने के बाद कॉस्ट को प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करने के बाद नेट में कितने पैसे रियलाइज करवा सकती है, कितने रुपए हासिल कर सकती है या कितनी वैल्यू हासिल कर सकती है अपनी प्रोडक्ट की, ये चीज होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब अगर बात की जाए कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू को ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है, क्योंकि हमने यहाँ पर अब जो कॉस्ट है उसको एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू की बेसिस पर एलोकेट करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि जो मार्केट वैल्यू है उसमें से फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट को लेस कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के पास एनआरवी या नेट रियलाइजेबल वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम एनआरवी कैलकुलेट करना चाहें पेट्रोल की और एनआरवी कैलकुलेट करना चाहें डीजल की
तो वो कैसे कर सकते हैं कि मार्केट वैल्यू लिखेंगे जो कि पेट्रोल की थी 1.5 लाख रुपए की और डीजल की थी 2 लाख रुपए की। इसमें से लेस कर देनी है फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट, जिसको हमने यहाँ पर कहा कि 20,000 रुपए पेट्रोल की है और 30,000 रुपए डीजल की है। तो हम यहाँ पर 20,000 रुपए को लेस कर देंगे और डीजल में से हम लेस कर देंगे 30,000 रुपए को। तो हमें पता चल जाएगा कि फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद नेट में कितनी वैल्यू देगी हमें पेट्रोल और कितनी वैल्यू आएगी डीजल की। क्योंकि अब ये सेल नहीं हो सकते स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, तो कुछ कॉस्ट मजीद लगानी पड़ेगी ताकि ये दोनों प्रोडक्ट्स सेल हो जाएं। और अब क्योंकि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद इन दोनों पे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगी, इसलिए फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ज्वाइंट कॉस्ट नहीं होती, बल्कि वो इन दोनों प्रोडक्ट्स पे अलग अलग होती है ताकि उनको सेलेबल बनाया जा सके। तो उसको सेलेबल बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है अदर, उस कॉस्ट को हम कहते हैं कि ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। जब हमने रुपीज 1.5 लाख में से 20,000 रुपए को लेस कर दिया तो ये आ गया 1,30,000 रुपए की एनआरवी और यहां पर आ गई 1,70,000 रुपए की एनआरवी। अब जो हमने एलोकेट करनी है ज्वाइंट कॉस्ट, वो मार्केट वैल्यू की बेसिस पर नहीं बल्कि एनआरवी की बेसिस पर एलोकेट करनी है। तो अब हम मार्केट वैल्यू की बेसिस पर नहीं, एनआरवी की बेसिस पर ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करना स्टार्ट करते हैं। अब एनआरवी क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, एक दफा फिर बता दें कि ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये सेल नहीं हो सकती स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर, इसलिए इन पर मजीद कॉस्ट लगेगी और मजीद कॉस्ट लगाने की वजह से अब जो कैलकुलेट होगी वो हमारे पास एनआरवी कैलकुलेट होगी। तो पहले स्टेप में देख लेते हैं कि टोटल एनआरवी कितनी है, क्योंकि इसी की बेसिस पे हमने कॉस्ट को एलोकेट करना है। तो एक एनआरवी हमारे पास आई थी 1,30,000 रुपए की और दूसरी जो एनआरवी आई थी वो आई थी 1,70,000 रुपए की। अब यहाँ पे ये दोनों एनआरवी रुपीज में है, पता चल गया कि टोटल दोनों प्रोडक्ट के थ्रू कितनी एनआरवी जनरेट होगी, टोटल कितनी कंपनी को पैसे मिलेंगे दोनों प्रोडक्ट्स बेचने के बाद। तो कंपनी को टोटल 3 लाख रुपए की वैल्यू नेट में रियलाइज होगी, उसको नेट में मिलेगी। अब स्टेप 2 की बात करें तो हम देख लेते हैं कि एनआरवी की बेसिस पर क्या प्रोपोर्शन है पेट्रोल का और क्या प्रोपोर्शन है डीजल का। मतलब ये जो 3 लाख रुपए है उसमें कितना हिस्सा पेट्रोल का है और कितना हिस्सा डीजल का है, इसको हम स्टेप 2 में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पेट्रोल का प्रोपोर्शन और यहाँ नीचे हम कर लेंगे डीजल का प्रोपोर्शन कितना है इस एनआरवी में। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो टोटल एनआरवी थी वो तो थी 3 लाख रुपए की, लेकिन जो पेट्रोल से रिलेटेड एनआरवी थी वो थी 1,30,000 रुपए की और जो डीजल से रिलेटेड एनआरवी थी वो हमारे पास थी 1,70,000 रुपए की। प्रोपोर्शन करने के लिए हम डिवाइड कर लेंगे इसको टोटल एनआरवी से जो कि 3 लाख रुपए की थी। इसी तरह से डीजल के लिए भी 3 लाख रुपए की टोटल एनआरवी थी। इसको मल्टीप्लाई 100 करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना फीसद हिस्सा इस एनआरवी में पेट्रोल का है और कितना फीसद हिस्सा डीजल का है। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया ये आ गया 43.33% हिस्सा पेट्रोल का है इस कॉस्ट में और 56.67% हिस्सा डीजल का है इस कॉस्ट में। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पता चल गया कि जो ज्वाइंट कॉस्ट है, ये जो मार्केट नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 3 लाख रुपए की, इसमें 43.33% हिस्सा पेट्रोल का है और 56.67% हिस्सा डीजल का है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि इस प्रोपोर्शन की बेसिस पर ज्वाइंट कॉस्ट को एलोकेट करेंगे। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो हम इसको 43% कह सकते हैं और इसको राउंड ऑफ करके हम 57% कह सकते हैं। तो टोटल जो ज्वाइंट कॉस्ट थी वो हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे कि हमने ऊपर लिखी थी कि 1 लाख रुपए की ज्वाइंट कॉस्ट लग रही है दोनों प्रोडक्ट्स पे। तो हमने एज्यूम की कि ज्वाइंट कॉस्ट जो है वो ₹100,000 की है। अब अगर इस 100,000 में 43% पेट्रोल का हिस्सा है और 57% डीजल का हिस्सा है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 100,000 रुपीज को 43% से और 57% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 43,000 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी पेट्रोल के लिए और साथ ही साथ 57,000 रुपीज की कॉस्ट आ जाएगी डीजल के लिए।
तो इस तरह से यहाँ पे हमने पेट्रोल और डीजल दोनों के लिए ज्वाइंट कॉस्ट को मेंशन कर दिया या लिख दिया। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट प्रोडक्ट्स स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेलेबल नहीं है तो वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर सकती है, और हमने एबीसी ऑयल रिफाइनरी की दोनों प्रोडक्ट्स को ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट की जब उसकी प्रोडक्ट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर सेलेबल नहीं थी।